यूनिट है 5। ठीक है, यूनिट 5 है बच्चे ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है? जहां पे आप क्या कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने प्रॉमिस की है ना टू परफॉर्म, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने प्रॉमिस किया है टू परफॉर्म, बेटा वो आप नहीं करते। ठीक है, जो आपका प्रॉमिस है वो आप परफॉर्म जब नहीं करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद बच्चा देखो, जो ब्रीच है वो दो तरीके के हो सकता है। एक हो सकता है एक्चुअल ब्रीच और दूसरा हो सकता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। नाउ व्हाट इज एक्चुअल ब्रीच? एक्चुअल ब्रीच इज जब बच्चे, जब अभी से सपोज मुझे अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, ठीक है, मुझे कोई गुड्स आपको बेचने थे, अभी आज ही बेचने थे, और आज की आज ही मैं आपको मना कर दूं। जिस दिन ड्यू है ना कॉन्ट्रैक्ट, जिस टाइम पे, और जिस दिन ड्यू है कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम पे अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूं टू परफॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल ब्रीच। दूसरा आता है एंटिसिपेटरी। एंटिसिपेटरी मतलब अभी मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद या एक दिन बाद कह लो कि अभी टाइम पीरियड नहीं आया ऑफ परफॉर्मेंस, बिफोर द टाइम पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती। ठीक है, परफॉर्म नहीं करती, तो बच्चे उसको हम क्या कह देते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, तो बच्चे एक्चुअल ब्रीच पढ़ेंगे। एक्चुअल ब्रीच इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल्ड डेट या फिर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, उसको हम क्या कह देते हैं? एक्चुअल ब्रीच। यस। एंटिसिपेटरी क्या है? इट इज अ ब्रीच अकरिंग बिफोर द टाइम पीरियड फिक्स फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। अभी जो है टाइम पीरियड आया नहीं है, उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, मुझे एक्चुअल ब्रीच में when one party breaks the contract by refusing to perform his promise he is said to have committed a breach। जो उनसे पार्टी मना कर देती है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए, तो उसको क्या कह देते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन दैट पार्टी। राइट। और बच्चे यहाँ पे क्या है? द प्रॉमिस refuses altogether his promise to perform and signifies his unwillingness before the performance of the date has arrived। अभी परफॉर्मेंस का टाइम नहीं आया, उससे पहले आप कैंसिल कर दो। बच्चे अब यहाँ पे ना दो तरीके से हो सकता है। तो कैंसिलेशन है बिफोर ड्यू डेट, कैन बी डन इन ईदर ऑफ द टू वेज। पहला क्या है? एक्सप्रेस। दूसरा क्या है? इम्प्लाइड। एक्सप्रेस रिफ्यूजल कब होता है? जब मैं फोन करके बोल दूं, ठीक है, या फिर राइटिंग में लिख दूं, मतलब बोल दूं या तो वर्ड्स या स्पोकन और रिटर्न में बोल दूं कि हमें जो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करने वाली, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेस ब्रीच। इम्प्लाइड क्या है? इम्प्लाइड है जब मेरे एक्शंस इस तरीके के हैं। ठीक है, से सपोज अभी आप क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट करने की मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और मैं आपको कॉल ही नहीं कर रही, रिप्लाई नहीं कर रही। जो सामान था, से सपोज मैंने कोई गाड़ी के साथ इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि एक महीने बाद मैं इसको गाड़ी बेचूंगी। अब वो गाड़ी मैंने किसको बेचती? उत्कर्ष को बेचती। तो ऑब्वियसली अवार्ड वो क्या क्लियरली दिख ही रहा है कि क्या है? ब्रीच हो गया। ठीक है, फिर बच्चे यहाँ पे अब देखो, व्हाइट हॉर्स जो है, ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको व्हाइट हॉर्स जो है 10th अगस्त को बेचूंगा। बी ने प्रॉमिस किया मैं 50,000 दूंगा, बट ए सेल्स दिस हॉर्स टू सी ऑन 1 अगस्त 2020। देखो टाइम पीरियड से पहले ही, 10 दिन पहले ही किसी और को बेच दिया, तो ऑब्वियसली क्या है? ब्रीच है। और कौन सा ब्रीच है? एंटिसिपेटरी, टाइम से पहले। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे एक्चुअल ब्रीच में है द पार्टी obtains the right of action against who has refused to perform his promise। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म नहीं किया, तो ऑब्वियसली यू हैव द राइट टू sue me फॉर damages, ऑर्डिनरी, स्पेशल, जो भी विंडिक्टिव, वो देखेंगे कौन से तरह के damages लोगे। एक्चुअल ब्रीच में भी कमिटेड एट द टाइम एंड द परफॉर्मेंस इज ड्यू, या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। दो तरीके हैं कि अभी मैंने परफॉर्म करना है और परफॉर्म करने से पहले ही मैंने तुम्हारे को मना कर दिया उसी दिन। ठीक है, या फिर ये है कि मैं आधा काम कर रही हूँ और बीच में मैंने मना कर दिया। ठीक है, से सपोज मैंने यहाँ पे आके आपको कोई से सपोज कंस्ट्रक्टर है, उसे घर बनाना था, उससे पहले बोलते कि नहीं बना सकते। दूसरा केस है लगा हुआ है लेबर, और बीच में ही वो तुम्हारा काम छोड़ के चल जाए। दो तरीके हैं। ठीक है, तो बच्चे एक्चुअल ब्रीच में भी कमिटेड फर्स्ट एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू। एग्जांपल, ए ने कहा बी को कि मैं 10 बैग ऑफ शुगर आपको 1 फरवरी को दूंगा। ठीक है, अब बच्चे ऑन दिस डेट ए फेल टू सप्लाई 100 बैग्स ऑफ शुगर टू बी, तो ये क्या है? एक्चुअल ब्रीच बिफोर परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस बच्चे एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकती है। एक्सप्रेस कैसे होगी? लेबर वाला आया, छोड़ के चला गया बीच में काम कि मैं नहीं काम करूंगा। इम्प्लाइड क्या हुआ? कि आया, ठीक है,
और उसके बाद चला गया और उसने तुम्हारा कोई फोन नहीं उठाया, कोई कोशिश नहीं की तुमसे जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की या तुमसे कोई भी तरीके से कम्युनिकेट करने की ना आया हो, तो वो क्या इम्प्लाइड ब्रीच है, इम्प्लाइड ब्रीच है। ठीक है। तो बच्चे इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, अब कह रहे हैं ठीक है हमने एक्चुअल और एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब तुम लोगों को समझ आया है ना। अब एंटिसिपेटरी ब्रीच से क्या होने वाला है बच्चा, कह रहे हैं उसमें आपके दो राइट्स है। पहला, या तो आप मान लो कि एक्चुअल ब्रीच है, होना कब है बेटा, बाद में 10 दिन बाद हमने परफॉर्म करना था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आप आज ही मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो चुका है, इट इज कैंसिल। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है, या तो आप 10 अगस्त तक की वेट करो, बैठो और सोचो कि शायद से मे भी ये जो इंसान है, ये जो दूसरी पार्टी है, ये अपना माइंड बदल ले, ठीक है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म कर ले। अगर बच्चे आप इस तरह की सहूलियत दूसरी पार्टी को देते हो, इस तरह की अपॉर्चुनिटी सहूलियत आप दूसरी पार्टी को देते हो, तो उस केस में क्या होता है बच्चे, जो सेकंड पार्टी है उसके पास एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है बच्चे, कि अगर टाइम वेरिएशन कोई ऐसी चीज है जिसमें प्राइस जो है कमोडिटी का ऊपर नीचे हो जाता है, अगर अब उस कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, अगर उस कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, तो मुझे बात बताओ कि आज तो तुम अगर उसके अगेंस्ट केस करते हो और डैमेजेस क्लेम करते हैं तो 5 रुपीज मिलते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के। अब क्योंकि 10 दिन तुमने वेट किया, उसका प्राइस गिर गया, सात रह गया से सपोज 4.2, ठीक है 4.20 का। तो बच्चे अब क्या हुआ, जो आपको 5 रुपये मिलना था, अब आपको कितना मिल रहा है, सिर्फ 4.2। ठीक है, क्लियर है। Yes. तो अब इसको रीड कर लेते हैं। द प्रॉमिस इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग फ्रॉम फॉर्म फर्दर परफॉर्मेंस एंड ही मे चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन है, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड एंड sue द अदर पार्टी फॉर damages immediately without waiting for the due date of performance। क्या अब 10 तारीख की वेट ना करके आज ही, क्योंकि उसने घोड़ा किसी और को बेच दिया, तुम आज ही उसके अगेंस्ट केस कर दो कि तूने कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल किया, मुझे डैमेजेस जो है पे करो। क्लियर, फर्स्ट। Second is, may select not to treat it as rescinded and still operative and wait till the performance and then hold the other party responsible for non-performance। या फिर आप 10 तारीख तक की वेट करो, उस दिन देखो अगर वो फिर भी नहीं करता तो तुम बोलो कि हाँ तूने परफॉर्म नहीं किया, इसलिए अब क्या है दोबारा से, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच हो गया है, मतलब एक्चुअल ब्रीच हो गया है। ठीक है, क्योंकि उस दिन मान रहे हो ना। The guilty party, if reconsiders to perform the contract and perform and even take the advantage of supervening impossibility if any। अब ये भी कैसे हो सकता है, मैंने कहा एक तो एग्जांपल दिया वेरिएशन ऑफ प्राइस का, दूसरा है से सपोज बाद में लॉ ने उस चीज को कैंसिल कर दिया तो वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। yes, क्या अब उसको कोई डैमेजेस पे करने नहीं। ठीक है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेटा पहली बात तो है सू कर सकते हो डैमेजेस के लिए। सेकेंड है रिसेंड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है। थर्ड इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दूसरी पार्टी को जो है फोर्स कर सकते हो वाया कोर्ट के वो जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था वो परफॉर्म करें, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ऊपर ऊपर आ रही है। सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन मैंने बहुत बारी बताया कि कोर्ट के ऑर्डर्स भेजो और बोलो जो तुमने नहीं करना था वो तुम अब मत करो, रिस्ट्रेन कर लो। ठीक है। लास्ट है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट मींस जितना काम कर लिया उस हिसाब से तुम्हें फायदा मिल जाए। से सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट था हर महीने पढ़ाने का, एग्जाम्पल है से सपोज 12 महीने पढ़ाने का और हर महीने जो है 50,000 रुपए सैलरी मिल रही थी। अगर 5 महीने पढ़ाया तो 5 महीने इंटू 50,000, 2,50,000, मतलब 2.5 लाख आप लेके साइड हो जाओ। नहीं तो आप क्या करो कि आप मतलब जितना काम कर लिया उतना सामान ले लो। जैसे आप कह लो कोई बिल्डर भी होता है वो भी क्या करता है, दिहाड़ी के हिसाब से ले लेता है, या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बाद में सीखोगे अकाउंट्स में एएस जब पढ़ोगे तो, कि जितना काम हो गया उस हिसाब से आप रेवेन्यू जो बुक करते हो। तो क्वांटम मेरिट मींस जितना काम कर लिया उतना पैसा लेके अपना साइड। क्लियर है। अब इसको डिटेल में पढ़ने लगे। सूट फॉर डैमेजेस बचे सेक्शन 73, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी हु सफर्स द ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव व्हाट, डैमेजेस, है ना, डैमेजेस रिसीव करेगी वो। हाँ, उसके बाद रिसीव द पार्टी हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय हिम ड्यू टू ब्रीच। द कंपनसेशन कैन बी extended फॉर एनी लॉस और डैमेज व्हिच नेचुरली राइजेस इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब क्या कह रहे हैं कि किस तरह का कंपनसेशन आप रिसीव कर सकते हो, जो कि नॉर्मली अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो नॉर्मल जो लोगों को नुकसान होगा। से सपोज आपने, एग्जाम्पल है देखेंगे, ए ने बी को
आपकी किताब का एग्जाम्पल है, ठीक है, स्टडी मटेरियल का। कोई बॉटल, वाटर बॉटल बेच रही थी, मेरे को एग्जैक्ट फैक्ट्स याद नहीं है, स्टैटिस्टिक्स कुछ समझ लो कि 5 रुपए की, ठीक है, जो कि बी ने आगे सी को बेचनी थी, से सपोज 5.50 पर बॉटल, ठीक है। अब क्योंकि क्योंकि ए ने बी को गुड्स नहीं बेचे, तो क्या बी सी को बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब बी को क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो फुलफिल करना था सी के साथ, इसने क्या किया, खड़े पैर मार्केट में डी से बॉटल्स खरीदी। अब वो एक बॉटल बच्चे उसको से सपोज 5.25 रुपीज पर बॉटल पड़ी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आप कितना लॉस जो है ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि इतने का आपको लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है, लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? यस मैम। दूसरा बच्चे, दूसरा क्या हो जाएगा, द पार्टी न्यू दैट दे, बच्चे और दूसरा केस है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था ना, आप तभी कह रहे हो कि अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है तो हम इतना कंपनसेशन या लॉस में तेरे से मांगो, ये दैट इज स्पेशल, स्पेशल डैमेजेस। इसको हम जो फर्स्ट केस है नेचुरली अराइजेस, इसको हम ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डैमेजेस। नहीं तो ये वाले होते हैं, इसको हम स्पेशल डैमेजेस कहते हैं। ये सिर्फ तभी आप क्लेम कर सकते हो जब आपने दूसरी पार्टी को अपना पर्पस बता दियो कि अगर तूने से सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम पे नहीं परफॉर्म किया तो इतना लॉस होगा और मैं तुझसे इतने पैसे लूं। क्लियर है? यस। अब रीड करते हैं। देखो, naturally arises and दूसरा the party knew that when they entered into the contract as to likely result from the breach. but जब special damages can be claimed only when the previous notice has been given. आप पहले ही बता दो कि ये अगर तुमने नहीं मुझे पैसे बेचे तो मुझे इतना लॉस होगा और मैं तुमसे इतने का कॉम्पनसेशन लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। क्लियर है? Yes. आपको बताना जरूरी है बच्चे इस केस में। पार्टी सफरिंग फ्रॉम ब्रीच इज बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। अब दूसरी पार्टी, अगर मैं भी हूं, अगर मेरे साथ से सपोज ब्रीच हो रहा है, तो बच्चों मुझे हर वो नाकामयाब कोशिश करनी चाहिए जिस वजह से मेरा खुद का लॉस का, कि अगर मुझे मार्केट में से सपोज 5.25 की जगह 5.10 की बॉटल मिल रही थी, तो कह रहे आपने हर तरीके से कोशिश करनी है कि आप वो 5.10 की ही बॉटल खरीदें। क्लियर है? यस मैम। नो कॉम्पनसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस, विच अगर कोई इनडायरेक्ट लॉस हो गया या फिर किसी के कोई ऐसा लॉस है जिसके चांसेस ही नहीं थे ऑफ अकरेंस, अब वो हो गया, तो उसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना मेरी गलती है, तो उस केस में कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। अब देखो, सेक्शन 73 to 75 damages which may be awarded to injured parties may be of following kinds: generally, ordinary, special, vindictive, nominal, damages for deterioration caused due to delay, या फिर prefix damages। तो नंबर 1 बचे ordinary damages। ये क्या है? which naturally arise in the normal course of breach। ठीक है, parties are aware of the damages as a case of मतलब as a result of breach। बच्चे अब मेरे को पता है कि अगर मैंने इसको बॉटल्स नहीं सप्लाई की, ठीक है, तो बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना इसको पैसा देना पड़ेगा, 5 रुपए। क्लियर है? अब से वाई और एक्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, वाई ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्स क्या करेगा, इंटाइटल्ड है टू क्लेम ऑर्डिनरी डैमेजेस फ्रॉम वाई एंड वाई शैल पे सच ऑल सच डैमेजेस। अब केस है हार्डले वर्सेस बैंडेक्सिल, ठीक है, वैक्सिन। अब ना ये समझेंगे फैक्ट्स क्या है केस के, बच्चों के मैसेजेस। +1 +2 के मैसेजेस, तो बच्चे समझेंगे हैंडले वर्सेस बैंडेक्सन में क्या हुआ। ये ना एक पी था, वो इंसान पी, उसकी ना बच्चे कह लो मिल नहीं होती, फ्लोर मिल फैक्ट्री टाइप, जिसमें चक्की पीस वो होती है, समझ गए, आटा पिसता है। उसका क्रैंक शाफ्ट नहीं होता, देखो जैसे जैसे मशीन नहीं होती बीच में, आपने देखा हो, ये देखो दिख रहा है, देख रहे हैं? yes. ये क्रैंक शाफ्ट ना बेटा टूट गया मशीन, ठीक है। तो पी ने क्या करा, एक जनरल कैरियर, कैरियर समझ रहे हो, स्विगी वाला या कोरियर वाला जो होता है, समझ गए, कैरियर होता है ना, उसको ये क्रैंकशाफ्ट जो है पहुंचाया। उससे बोला देख यार, अगर तू टाइम से ये क्रैंकशाफ्ट नहीं पहुंचाएगा ना तो मेरा लॉस होने वाला है ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो अब आपने जनरल कैरियर को ये बोल दिया कि भाई 3 दिन से ज्यादा, 2 दिन से ज्यादा जो है इसको डिले मत करना, नहीं तो मुझे लॉस होने वाला है। बच्चा अगर अब कैरियर जो है टाइम पे नहीं पहुंचा पाया, ठीक है, अनअवॉइडेबल रीजंस नहीं होनी चाहिए, देखो कहीं बाढ़ आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया तो लग पाते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में अगर वो नहीं पहुंचा पाया, तो आप क्या करोगे बच्चे, जो आपको लॉस हुआ है ना रेवेन्यू, वो आप क्लेम कर सकते हो।
ठीक है, आओ रीड करो। The crankshaft of P's flour mill had broken. He gives it to D, a common carrier, who promised to deliver it in 2 days, where the new shaft was to be made. ठीक है, नया shaft बनता 2 दिन में, वो अगर देता वहां पे। The mill stopped working. D delayed the delivery, so the mill remained idle for another 5 days. P received it 7 days later than he would have otherwise received. जितने दिन में मिलना था उससे कितने लेट और मिला, 7 दिन और लेट मिला बेटा। ठीक है, पी सूट डी फॉर डैमेजेस, फर्स्ट इज डिले इन डिलीवरी एंड लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ प्रॉफिट्स। बच्चे पहली बात तो मेरी बात सुनो, अगर तो इसने ये बोला होता, देखो यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए। एक तो मैंने आपको बोला कि अगर इसने बताया था कि मुझे रेवेन्यू का लॉस होता तो वो कवर कर सकता था, यस और नो। लेकिन अगर बच्चे उसने बताया ही नहीं, उसने अगर अनुज बोला ही नहीं कि अगर तू 2 दिन के अंदर अंदर मुझे डिलीवर नहीं करेगा तो मेरा इतना लॉस होगा, तो बच्चे क्या आप लॉस ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट क्लेम कर सकते हो? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज दे आर स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेज क्या होगा कि डिलीवरी लेट कर दी, ठीक है, तो डिले फॉर डिलीवरी को आप कर सकते हो क्लेम, यस। डिले की वजह से जो रेवेन्यू और प्रॉफिट का लॉस हुआ वो नहीं, व्हाई? बिकॉज दे आर स्पेशल डैमेजेस। अब यही रीड करेंगे आप। P was entitled only to ordinary damages and not loss of profits because P had not informed D the loss of revenue while giving the crankshaft for repairs. Clear? Sure. Yes, ma'am. तो बच्चे एक और एग्जांपल है, A sells rice back to B for 55,000 after 2 months. B ने पहले ही डिलीवरी अगर डिले मतलब डिनाई कर दी, मना कर दी कि मैं डिलीवरी नहीं करूंगा, तो क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बच्चे प्राइस ऑफ द राइस बैग रोज टू 5500, हमने कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया था? 5,000 का। आज अगर मैं मार्केट में वो खरीदने जाऊंगी तो कितने का मिलेगा? 5500, 5500। सो हाउ मच मनी आई विल नाउ बी पेइंग? 500। तो ये तो क्लियर है ना कि अगर मैंने डिलीवरी नहीं दी तो डैमेज क्या होगा? जितना भी एक्सेस लॉस होगा, तो 500 रुपए पर बैग मेरे को क्लेम कर सकती हूँ मैं, यस। देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हेल्ड ए कुड रिकवर 500 फ्रॉम बी फॉर ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लियर है कि मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं दूसरी पार्टी को भी मुझे ये नुकसान होगा, वो क्लियर है, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस क्या है? जहां पे मुझे प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा कि अगर तूने टाइमली क्रैंक शाफ्ट मुझे डिलीवर नहीं किया तो मुझे इतना लॉस होने वाला ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? स्पेशल डैमेज हो जाएगा। क्लियर? आ जाओ। Where the party to the contract receives a notice of special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for the damages arising naturally and directly, but also for special damages. Main बात क्या आपने नोटिस, ठीक है। एग्जाम्पल है, ए डिलीवर्ड मशीन टू बी कैरियर हु कन्वेड विदाउट डिले टू एज मिल। ए इन्फॉर्म्ड बी दैट हिज मिल वाज स्टॉप्ड फॉर द वांट ऑफ मशीन। आपके बच्चे ए ने बी को वही सेम बात है, कैरियर को बोला कि टाइमली ना विदाउट डिले जो है मशीन मेरे पास फैक्ट्री में पहुंचा दियो, क्योंकि अगर मशीन जो है रुकी तो उस वजह से मुझे अनरीजनेबल डिले की वजह से मुझे लॉस होगा ऑफ प्रॉफिट। अगर तो बताया होता, सुन लो, अगर बताया होता, सुन लो यहाँ पे, दैट हिज मिल विल बी स्टॉप फॉर द वांट ऑफ द मशीन, उसने क्या कहते हैं? मेरी मशीन, मेरी जो है फैक्ट्री तब तक नहीं चलेगी जब तक की मशीन नहीं। तो बच्चे अगर कोई नॉर्मल रेवेन्यू का लॉस उसको हुआ तो वो तो क्लेम कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे एक और केस इन्होंने जोड़ा, से सपोज अनएक्सपेक्टेड न्यू गवर्नमेंट का इसको टेंडर मिल गया जिसके बारे में इसने बी को नहीं बताया था, तो बच्चे क्या वो आप ले सकते हो डैमेज? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड द पर्सन प्रायर या फिर इन एडवांस, ठीक है। So, बच्चे A lost a profitable contract with the government. Here, A is entitled to compensation from B for the average amount of profits that he would have earned if the mill was working. ठीक है, गूगल से कहा ना कि मेरी मिल जो है तेरी वजह से बंद रहेगी, तो देखो जो एवरेज प्रॉफिट या रेवेन्यू उसको मिलने थे 5 दिन के या 7 दिन के, वो ले सकते। लेकिन क्या उसने प्रॉफिटेबल रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया विद द गवर्नमेंट? आंसर इज नो। तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्लियर? So यहाँ पे A cannot recover the loss due to loss of the government contract as it was not brought to B's notice. Clear? Yes, yes. Next is vindictive या फिर exemplary damages. बच्चे these are awarded in case of 2 reasons. Vindictive या exemplary. First is promise to marriage, जो है वो break कर दिया आपने, किसी का दिल तोड़ दिया। दूसरा है wrongful dishonor of check by bank. मेरे बैंक अकाउंट में पैसे थे, बैंक ने क्या करा? मेरा चेक जो है डिसऑनर कर दिया।
अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे बच्चे, कि मैं ट्रेडर होनी चाहिए। मैं क्या होनी चाहिए? ट्रेडर होनी चाहिए, बिजनेसमैन होनी चाहिए। मैं अगर नॉन बिजनेस वुमन हूं तो नहीं ले सकती मैं विंडिक्टिव डैमेजेस, until and unless you prove that there is a loss of reputation या credit worthiness in the market because of this such wrongful dishonor। क्लियर है? तो आपने दिए क्यों? देखो, शादी के केस में क्योंकि दूसरे की फीलिंग्स हर्ट हुई, और बैंकर ने क्योंकि गलत तरीके से मेरा चेक जो है बाउंस कर दिया, उस वजह से मेरी क्रेडिट वर्दिनेस मार्केट में खत्म हुई। जिसको मैंने चेक दिया बेटा, उसको ये डर हो जाएगा ना कि इसके पास पैसे नहीं है जी, अगली बार से क्या मुझे उधार देगा? नहीं देगा बेटा, इस वजह से। ठीक है? So these are awarded in two circumstances: breach of promise to marry because it causes injury to his or her feelings, and wrongful dishonor by a banker of his customer's check, because in this case the injury due to wrongful dishonor of the drawer of the check is causes what? Heavy loss of credit and reputation to him। Clear है? Yes, yes. A businessman whose credit has suffered will get what? Exemplary damages even if he suffered no pecuniary loss। Pecuniary loss मतलब एक्चुअल में कोई लॉस नहीं हुआ, कह लो कि ये जो मतलब रॉन्गफुल डिसऑनर की वजह से मुझे कोई खातों के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से लॉस नहीं हुआ कि मैंने बेचा 100 का और मुझे 80 का पड़ा तो उसकी वजह से उल्टा हो गया, समझ गए? इस तरह का कोई लॉस नहीं हुआ। लॉस किस चीज का हुआ है? रेपुटेशन का, इज्जत का। इस वजह से आप क्लेम कर सकते हो ये डैमेजेस। बच्चे यहाँ पे आप कैसे, गिबन्स वर्सेस वेस्टमिंस्टर बैंक, ठीक है, मिंस्टर। अब यहाँ पे ये नॉन ट्रेडर था इंसान, कौन? गिबन्स। ठीक है, मतलब ये बिजनेसमैन नहीं था, और इसका बैंक ने अगर चेक डिसऑनर कर दिया, ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि क्लेम नहीं कर सकता था डैमेजेस जब तक कि इसने प्रूव नहीं किया कि जिसको एक्चुअल में हेवी लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ wrongful dishonor। क्लियर? तो देखो, नॉन ट्रेडर कैन नॉट गेट हेवी डैमेजेस in like circumstances unless the damages are alleged and proved as special। क्लियर है? Yes. नॉमिनल डैमेजेस क्या बच्चे? छोटे मोटे। ठीक है? अब आपको लॉस जो है ना कोई खास नहीं हुआ, वो 1 रुपए का भी हो सकता है, आधे रुपए का भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है, बट आप इस तरह के डैमेजेस क्यों क्लेम कर रहे हो? ताकि आप दूसरी पार्टी को पनिश कर सको बेसिकली, कि तूने मेरा टाइम बर्बाद किया और तूने इस तरीके से बेफालतू में झूठ के तू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे है। ठीक है? ये एक तरह की पनिशमेंट है, समझ लो, नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब है कि एक्चुअल में सृष्टि आपको कोई लॉस नहीं हुआ, द लॉस इज इधर वेरी लेस और निग्लेजिबल, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू 0 है, कोई लॉस खास है नहीं, पर आपने दूसरे इंसान से डैमेज इसलिए क्लेम कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा वो टाइम और वक्त सब कुछ बर्बाद कर रहा है, एक तरह की पनिशमेंट दे रहा हो। क्लियर है? आ जाओ। These are awarded when the plaintiff has proved that there has been a breach of contract, but he has not in fact suffered any real damage। Actual का damage तो नहीं हुआ ना बच्चे? Yes, ma'am. नहीं। अवॉर्डेड टू स्टैब्लिश राइट टू डिक्री, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, एक तरह के कह रहे हो कि दूसरे इंसान ने लॉफुली आपका क्या कर रहा है, मतलब लॉ का पागल बनाया है ना? Yes. तो इस वजह से बच्चे आप क्या कर रहे हो, ये केस कर रहे हो। ऑलराइट? Yes. फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में भी रुपये और इवन 10 पैसे, 1 रुपया भी नहीं हो, फिर भी आप क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। क्लियर है? Yes, ma'am. Damages for deterioration caused by delay, बच्चे यहाँ पे है, the damages can be claimed by the carrier even without notice। बट लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कैरियर है उसको पता होना चाहिए कि ये जो है गुड्स ऑफ पेरिशेबल नेचर है। पेरिशेबल समझते हैं, जो खराब हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे फटाफट। केले हैं, अगर आप बताओगे, देखो आप मेरी बात सुनो, जो स्विगी वगैरह वाले होते हैं क्या करते हैं, उसमें सबको लिख के देंगे अगर जीनी वगैरह आता है कि क्या सामान है, इज इट फ्रेजाइल, फोटो भी खींचते हैं, ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं ना कि इसके अंदर है क्या, शायद अपने को डिलीवर किया हो तो। बच्चे वो इस वजह से करते हैं क्योंकि अगर से सपोज कोई चीज पेरिशेबल ऑफ पेरिशेबल नेचर है तो बहुत फास्ट क्विक डिलीवरीज है, तो पेरिशेबल का तो कोई टेंशन है ही नहीं। पर आप समझो, पुराना टाइम है जब वहां जहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता था डिलीवरी का, या फिर कह लो जब आउट स्टेशन पोस्ट कैरियर्स होते हैं, ठीक है, कोरियर जिसको हम कहते हैं, तो बच्चा अगर पेरिशेबल नेचर का प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने दूसरे इंसान को बताया होना चाहिए ना कि ये जो है अगर गुड्स टाइम से नहीं पहुंचाए तो खराब हो जाएगा। अब बच्चे अगर आपने इसमें ये नहीं भी बताया ना कि लॉस हो जाएगा, तब भी जो कैरियर है बच्चे वो लॉस तुम्हें देगा ही देगा। क्लियर है? Yes, ma'am. अब यहीं पे देखो बच्चे, ड्यूटेरेशन कैन बी फिजिकल और लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। ठीक है ना? तो यहाँ पे इज इट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इवन विदाउट नोटिस भी हो सकती है ड्यूटेरेशन। क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ।
दूसरा बच्चे प्रीफिक्स डैमेजेस। अब प्रीफिक्स डैमेजेस ना बच्चे दो तरीके के हमारे यहाँ पे गिवन है सेक्शन 74 के अंदर, ठीक है बच्चे। एक है लिक्विडेटेड डैमेजेस और दूसरा है पेनल्टी। ये इंग्लिश लॉ है ना, वो इन दोनों में डिस्टिंक्शन करता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी वो कहता है अलग अलग चीज है। लिक्विडेटेड डैमेज हो गया कि जहां पे जितना मेरा लॉस है या जितना हमने अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है, विच एवर इज लेस, वो आपको वर्ड हो जाएगा। पेनल्टी क्या है? एक तरह की पनिशमेंट है, नाम से बता रहा है पेनल्टी। ये ना बहुत ज्यादा हाई होती है, डबल ट्रिपल 4 गुना 5 10 टाइम्स कोई भी अमाउंट बाहर का लॉ अलाउ करता है कि आप दूसरे इंसान को स्कोल्ड कर सकते हो इतना अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिख के कि से सपोज इन केस ऑफ ब्रीच आप जो दूसरी पार्टी जो भी डिफॉल्ट में पार्टी है वो 4 गुना अमाउंट पे करेगी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसको कहते हैं पेनल्टी। इंडियन लॉ कहता है, सुन लो, कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम जो भी अमाउंट है उससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो? जितना आपका लॉस है, जितना आपका लॉस है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट लिखा है। सुन लो फिर से, जितना आपका लॉस है या फिर जितना कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट लिखा है, विच एवर इज लेस अवॉर्ड होगा। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, हमें टेंशन नहीं लेनी, अभी ऊपर ऊपर से बताया। आ जाओ। Sometimes a party to the contract stipulate at time of formation of the contract that in case of breach of any of them, a certain amount shall be payable as damage. पहले कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले बता दो कि कोई ना कोई अमाउंट जो है लॉस की तरह हम लेके लेंगे। अब वो दो तरीके के, लिक्विडेटेड या फिर पेनल्टी। लिक्विडेटेड क्या? रीजनेबल एस्टिमेट कि इतना लॉस होगा इन केस ऑफ ब्रीच, जो नॉर्मल होता ही होता है, ठीक है। पेनल्टी क्या है? अमाउंट आर्बिट्रली, मतलब अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, आर्बिट्री मतलब अपनी मर्जी से, वॉलेंटरली आप फिक्स कर देते हो कि इतना डैमेज आप पे करोगे। सेक्शन 74 इंडिया के हिसाब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से क्या कहते हैं? अमाउंट शुड बी रीजनेबल एंड नॉट मोर देन द कंपनसेशन फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब एक तरह से 74 क्या कह रहे हैं इंडिया में कि हम एक्स्ट्रा पेनल्टी कुछ भी पे नहीं करते, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझेंगे जो मैं बता रही हूँ बच्चे। अब एग्जाम्पल है, पेनल्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है वो है 1 लाख। कितनी लिखी है? 1 लाख। कि अगर ब्रीच हुआ तो 1 लाख रुपए जो पार्टी ब्रीच कर रही है दूसरी पार्टी को पे करेगी। एक्चुअल में लॉस ड्यू टू ब्रीच कितना होगा? 70,000। तो मुझे बताओ आप कितना क्लेम कर सकते हो? 70,000, विच एवर इज लेस। सृष्टि, विच एवर इज लेस कितना है? 70,000। नाउ इन केस एक्चुअल लॉस ड्यू टू ब्रीच कम्स आउट टू 50,000। अब एक्चुअल लॉस कितना है? 50,000। कितना क्लेम कर सकते हो? जितना लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाख, उससे ज्यादा क्या क्लेम कर सकते हो? नहीं। मंजीत समझ आ रहा है? ठीक है। एग्जाम्पल है बच्चे, एक्स प्रॉमिस्ड चैरिटी ऑफ 10,000 टू प्रीस्ट वाई। ठीक है, एक मंदिर का पुजारी था वाई, उसको एक्स ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको क्या दूंगा? 10,000 रुपए ऐसे दूंगा। ये मैंने एग्जाम्पल पहले डिस्कस किया हुआ, याद करो। और एक्स हैज प्रॉमिस ही इनकर्ड अ लायबिलिटी ऑफ 7,500 टुवर्ड्स रिपेयर ऑफ द टेम्पल। अब वो पुजारी ने, पंडित ने क्या किया? मंदिर में साफ सफाई करा के रिपेयर्स करा दी 75,000 की। ठीक है। नाउ इन दिस केस, क्लियर बता दिया ना? देखो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना एक तरह से एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। थी तो लेकिन चैरिटी, लेकिन हमने बात करी थी, याद करो जब हमने कंसिडरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, चैरिटी और वाला, हमने कहा था अगर वहां पे दूसरी पार्टी ने लायबिलिटी इनकर कर ली है तो फिर नाउ यू कैन नॉट स्टेप बैक, है ना, स्टेप बैक नहीं कर सकते। तो बच्चे अब यहाँ पे बताओ कितना कंपनसेशन वाई ले सकते? 10 के 75,000, 7,500। यस, ठीक है। प्रीस कैन रिकवर 7,500 फ्रॉम एक्स। क्लियर है? अब ये पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस मैं अपने आप से नहीं बोल रही थी, यहाँ पे सब कुछ गिवन है, ठीक है। तो बच्चे, द पार्टी शैल beforehand provide with the amount of compensation payable in case of failure to the contract। कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही आपने सब कुछ लिखा होना चाहिए कि अगर कैंसिल हो गया तो क्या क्या आपको पेनल्टीज मिलेंगी। इंग्लिश लॉ कहता है अमाउंट्स ऑफ फिक्स कैन ईदर बी लिक्विडेटेड और पेनल्टी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंडियन लॉ कहता है कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, दे आर वन एंड द सेम। ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है? रीजनेबल अमाउंट है, जेन्युइन अमाउंट है, जो कि लॉस वाला अमाउंट हम फिक्स कर देते हैं कि इतना लॉस होगा तो इतना आप पे करोगे एज कंपनसेशन। बच्चे, इट इज एस्टिमेटेड बाय द पार्टीज व्हिच विल बी कंपनसेशन फॉर ब्रीच। लेकिन पेनल्टी क्या है? अनरीजनेबल सम है, एक तरह की क्या पनिशमेंट है, क्योंकि तूने धोखा दिया, तूने ब्रीच किया, इस वजह से तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। यूज टू फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म। ठीक है। हेयर इंजर्ड पार्टी कैन नॉट क्लेम मोर देन द एक्चुअल लॉस। ठीक है। कैन क्लेम, एक सेकंड, है द इंजर्ड पार्टी, कैन होगा बेटा, चेक करो, कैन होगा, ठीक है। जो इंजर्ड पार्टी कैन क्लेम, ठीक है, क्या होगा? कैन क्लेम मोर देन द एक्चुअल लॉस। ठीक है, एक सेकंड रुको बस।
एक सेकंड, एक सेकंड, किसके अंदर लिखा जाएगा ना? Where the sum fixed in the contract is unreasonable and is used to force the other party to perform the contract. इंटरव्यू पे सारे से बहुत आप कॉल करो, सर का नंबर है तो साथ में कुछ कमरे की लाइट फट ला दे, मैं तो बात करूंगा। Such a clause of disregard and the injured party cannot recover more than the actual loss. Such a clause is disregarded and injured party can, अच्छा, if such a clause is disregarded लिखा है, मैं बैलेंस में ला दूंगी। 100%। हाँ बच्चे, वो क्या लिखा है लास्ट लाइन में, कह रहे हैं इफ सच अ क्लॉज इज डिसरिगार्डेड, ठीक है, अगर कह रहे हैं इस क्लॉज को आप नहीं मानते, इसको मायने नहीं रख रहे, तो आप कह रहे हो आप एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, ये लाइन लिखी है। अदरवाइज है, इंग्लिश लॉ ये कहता है, ठीक है बच्चा। लेकिन इंडियन लॉ क्या कहता है? देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। सेक्शन 74 मैंने आपको समझा दिया बच्चे, रीजनेबल कॉम्पनसेशन एक्सीडिंग द अमाउंट सो मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मतलब इट शुड बी व्हाट, रीजनेबल एंड नॉट अनरीजनेबल। द कोर्ट में अलाउ मैक्सिमम अमाउंट अप टू द अमाउंट फिक्स्ड, और it can never be more, it can be less but it cannot be more. No amount can be realized by way of penalty, only reasonable amount, maximum amount to prefix amount is allowed। अभी एग्जाम्पल करके देख लिया, 1,70,000 रुपए तो कौन सा ले रहे थे? हाँ, और अगर बच्चे ज्यादा एक्चुअल ज्यादा प्रीफिक्स कम है तो प्रीफिक्स ले लेंगे 1 लाख। क्लियर? एक्सेप्शन देखेंगे बच्चे, अब ये एक्सेप्शन क्या है समझो, कह रहे कौन सा ऐसा केस है, क्या चीज बोल रहे हैं, कौन सा ऐसा केस है जिसमें जिसमें इंडियन लॉ के अंदर 74 सेक्शन 74 के तहत आप ज्यादा पैसे ले सकते हो देन द एक्चुअल अमाउंट फिक्स्ड और लॉस। समझ गए? yes, कौन सा ऐसा केस है? कह रहे हैं वो वाला केस है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। क्या है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो है। अब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड क्या करेगी? इशू करती है, तो मतलब गवर्नमेंट ने तुमसे पैसे ले रखे हैं। अब अगर गवर्नमेंट तुम्हें पैसे ना दे ज्यादा, मतलब जितने बोले हैं उतने पैसे ना दे, तो उस केस में क्या होगा? आप ज्यादा पैसे रिकवर कर सकते हो एज पेनल्टी। ठीक है, रीड कर रहे हैं, फिर से समझाऊंगी, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? वेर एनी पर्सन गिव्स बॉन्ड टू सेंट्रल और स्टेट, ठीक है, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी और एक्ट इन विच पब्लिक इज इंटरेस्टेड। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट किसमें होगा? जो पैसे लगाए हैं गवर्नमेंट पब्लिक ने, यस ना? हाँ। ऑन ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन एज टू द इंस्ट्रूमेंट, अगर वो जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो बॉन्ड है, ठीक है, उसकी कोई भी आपने पूरी नहीं की है, कह लो ब्रीच हुआ है किसी भी कंडीशन का या टर्म्स का, ठीक है, उस केस में बच्चे ही शैल बी लायबल टू पे द होल सम मेंशन्ड है। चाहे मेरा लॉस कम है, ठीक है, चाहे मेरा लॉस कम है, अमाउंट तो जितना लिखा है उतना ही लेंगे। क्लियर है? yes, कौन से केस में? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स वेयर पब्लिक इज इंटरेस्टेड। हेलो,
सर कोई क्वेरी आई है ना? आप एक सेकंड बात कर लो फिर मैं ठीक है, इधर देखो। ए ने बच्चे कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ दैट ही वोंट वर्क एज अ सर्जन इन कोलकाता। ठीक है। और बी ने कहा कि इफ आई विल वर्क देन आई विल पे यू कॉम्पनसेशन ऑफ 50,000। सो प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन, हु प्रैक्टिसेस नाउ, बी प्रैक्टिसेस एज सर्जन। ब्रीच हो गया तो बी शैल पे 50,000 टू ए और एज अ कोर्ट में डायरेक्ट। क्लियर है? yes. ऐसे सा कुछ दिख रहा है आपको? याद आ रहा है? एक और एग्जाम्पल जल्दी याद करो, फटाफट आंसर आना चाहिए। बोलो बोलो। अभी पढ़ा है यार, फटाफट, दिमाग इतना स्लो है, जल्दी चलो। ऐसा सा एग्जाम्पल करा है हमने कि नहीं करा अभी पीछे किसी और यूनिट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की? किया था। हम्म। किया था मैम, पर याद नहीं आ रहा पर। अग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड, सर्विस अग्रीमेंट आ गया, याद है? कि प्रॉमिस किया था कि हम एज ए फिजिशियन या सर्जन जो है काम नहीं करेंगे टिल द टर्म ऑफ सर्विस। अगर किया तो ब्रीच है। ब्रीच में आप जो भी अमाउंट लिखा है वो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो जो भी कोर्ट को सही लगेगा। क्लियर है? यस मैम। एक और केस है बच्चा, अब ए ने बी से पैसे बोरो किए 10,000 रुपए, ठीक है, और उसके बदले ए ने बी को क्या करा, 20,000 रुपए का बॉन्ड फर्निश कर दिया सिक्योरिटी। ठीक है। अमाउंट पेबल एज 4,000 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, तो 4,000 की 5 इंस्टॉलमेंट है देनी, तो 10,000 ही होगी। पेनल्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट होल अमाउंट बिकम्स पेबल। ठीक है, तो फिर पूरा अमाउंट कितना होगा? से सपोज यहाँ पे ऐसा लिख रहा है, समझो क्वेश्चन में क्या लिखा है। कह रहा है अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की तो अब इंस्टॉलमेंट के सिस्टम खत्म और सारा का सारा पैसा जो ड्यू है वो आपको पे करना। क्लियर है? यस मैम। लिखा हुआ है, लिख तो कुछ भी सकते हो मान लो। ठीक है। A undertakes to repay to B loan of 10,000 by 5 equal in monthly installment. Default of any amount, whole amount becomes due. ऊपर वाले केस है, बस एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है। ये नंबर सो बच्चे आ गए। ठीक है। दिस इन नॉट वे ऑफ पेनल्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। तो कह रहे होल अमाउंट जो है ड्यू बन जाएगा, बट इफ इट इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी, क्या ये पेनल्टी है? अगर पेनल्टी होती, मतलब कह लो कि जितनी, अगर से सपोज एग्जांपल लेते, थोड़ा सा और बढ़ाती हूँ, कितनी इंस्टॉलमेंट्स कई बच्चे इन्होंने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स 5, तो डिवाइड किया 2500। 2500 बच्चे, आप कह लो इसने ना, सुनो, एक इंस्टॉलमेंट पे कर ली थी और उसके बाद भी आप ये कहो कि पूरा का पूरा अमाउंट लेंगे हम 10,000, तो एक तरह की पेनल्टी होगी ना, तो 12,500 हो गया ना। तो कह रहे हैं उस केस में ये अवॉइड हो सकता है। वाई? बिकॉज दिस विल नाउ बिकम अ वे ऑफ पेनल्टी। क्लियर है? ना बच्चे ये वाला डिस्टिंक्शन आप खुद पढ़ लेंगे, मैंने समझा भी दिया फिर भी। ठीक है। अदर रेमेडीज क्या बच्चे? रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन मींस कैंसिलेशन, यू आल्सो कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? सो बच्चे, when the contract is broken by one party, the other party is declared free of its obligation, ये हमने पढ़ लिया था ना परफॉर्मेंस में, है ना? एंड इज सो entitled to compensation in case of any damage suffered। अगर कोई डैमेज हो गया तो फिर आप उसका कंपनसेशन लेके ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मैंने बताया, जितना आपने काम किया उस हिसाब से आप पैसे ले सकते हो। ठीक है। where one party has rendered services to another with an understanding that it is to pay for altogether, no remuneration has been fixed। जहां पे कोई सैलरी फिक्स नहीं हुई हुई, तो उस हिसाब से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सैलरी फिक्स नहीं है ना, जितना काम किया उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट काम पैसे ले लो। जितना काम किया उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट पैसे ले लो। क्वांटम मेरिट, क्वांटम मीन्स जितना काम कर लिया, क्वांटम मीन्स जितना हिसाब का काम कर लिया उस हिसाब से, मेरिट मीन्स पैसे ले लो। ठीक है।
द लॉ विल इन्फर अ प्रॉमिस टू पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे अगर तुमने एक प्रॉमिस नहीं भी किया हुआ फिर भी लॉ ऐसा कर रहा है, एज्यूम करके चल रहा है कि अगर किसी इंसान ने काम किया नॉन ग्रेटिशियसली, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। नॉन ग्रेटिशियस मतलब फ्री विल से नहीं किया, मैंने चैरिटी पर्पज से नहीं पढ़ा रही मैं यहाँ पे, सैलरी मेरी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन बच्चे जितना भी मैंने जितने महीने मैंने काम किया, जितना भी टाइम मैंने काम किया, उस हिसाब से जो भी मेरा शेयर बनता है मैं दे दो। सैलरी कोई फिक्स नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ग्रेटिशियस मतलब फ्री मोटिव से काम नहीं किया होना चाहिए, पैसे की इच्छा से काम किया। एक और बात भी है, अगर मैंने गलत काम किया, मतलब गलत काम मैंने किया, कॉन्ट्रैक्ट मैंने रिसेंड किया, मैं खुद छोड़ के जा रही हूँ काम, सुन लो, या जो मेरा काम था उस हिसाब से मैं काम नहीं कर पाई, मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं करी, तो क्या मैं तुमसे पैसे लूंगी? सर क्या मुझे लायबल है पैसे देने के लिए? आंसर इज नो। तो द पार्टी हु इज क्लेमिंग सच अ डैमेज और अमाउंट शुड नॉट बी एट फॉल्ट when rendered services to another with an understanding that it has to be paid for, मतलब पैसे लूंगी मैं, ठीक है। Although no remuneration is fixed, the law will infer a promise to pay. Quantum merit means as much as a party rendering such service deserves. Clear है? Yes. It covers the case where the injured party at the time of breach done a part of work which was bound to do seeks compensation for the work done. मतलब मैंने काम कर लिया, अब मैं परेशान हूं क्योंकि मैंने तो काम कर लिया, मुझे पैसे चाहिए। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो इंसान परेशान है, जो दुखियारा है, वो क्या कर सकता है? रेमेडी सीख कर सकता है, कोर्ट में जाके बोलेगा क्वांटम मेरिट, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, अवेलेबल ओनली व्हेन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज, मतलब जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट था वो ही टूट गया, खत्म हो गया, रिसेंड हो गया, क्लियर है। एंड पार्टी क्लेमिंग द कंपनसेशन मस्ट नॉट बी अ डिफॉल्ट और फॉल्ट, ठीक है, मेरी खुद की गलती कोई नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट ये है टू रिकम्पनसेट द पार्टी और पर्सन फॉर द वैल्यू ऑफ वर्क डन, जितना मैंने काम कर लिया उस हिसाब से मुझे पैसे मिलने चाहिए। डैमेजेस जो है बच्चे यहाँ पे क्या होता है, कह रहे डैमेज जो ऊपर हमने पढ़े वो क्या होता है बच्चे? कंपनसेशन देते हैं। क्वांटम मेरिट क्या है? रेजिट्यूटरी नेचर, रेजिट्यूटरी मींस रीजनेबल कंपनसेशन, जो एक इंसान डिजर्व करता है, जितना पैसा मुझे मिलना चाहिए वो मिले, क्लियर है? Yes. सो बच्चे रेजिट्यूटरी मतलब टू रिस्टोर द वैल्यू, जितना मैंने काम कर दिया मेरा हक है इस पे। कंपनसेशन क्या है? हक नहीं है, वो हक तो नहीं है बच्चा, वो क्या है? कंपनसेशन तो होता है कि जो तुम्हारा लॉस हो गया उसकी भरपाई। और जो क्वांटम मेरिट है वो भरपाई नहीं कर रहा, वो कह रहा है जो तुम्हारा हक है तुम वो ले रहे हो, Yes. ठीक है। सो इट इज रीजनेबल कंपनसेशन अवॉर्डेड ऑन इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेम्यूनरेट द क्लेम में अराइज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। पहली बात विच वेयर एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। आप कह रहे हैं क्लेम जो है कब कब हो सकता है? कोई अग्रीमेंट जो है बच्चे वो वॉइड होगा, ठीक है। अब मैंने अगर तुम्हारे को कोई सामान दे रखा है या पहले कोई सर्विसेज कर रखी है, तो बच्चे जो सर्विसेज मैं पहले कर चुकी हूँ, पैसा कमा चुकी हूँ, मैं उसके तो पैसे लूंगी ना। अब आगे वो वॉइड हो गया लेकिन पहले तो वो वैलिड था ना, उसके लिए तो मैं पैसे लूंगी। नंबर टू, व्हेन समथिंग इज डन नॉट ग्रेटिशियसली, नॉन ग्रेटिशियस होनी चाहिए, फ्री विल से नहीं होनी चाहिए, पैसे की इच्छा से होनी चाहिए। तीसरा, देयर इज एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट नो रेम्यूनरेशन हैज बीन फिक्स्ड। जहाँ पे रेम्यूनरेशन फिक्स है वहां तो क्लियर है ना भाई, जहाँ पे रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं है वहां पे गड़बड़ होगी, तो कह रहे क्वांटम में, क्लियर। Yes. फिर वन पार्टी abandons or refuses to perform the contract, और जहां पे कह रहे दूसरी पार्टी ने मना कर दिया कल से मत आना, तो कह रहे ठीक है कल से नहीं आऊंगा, पैसे दे देना, बात कर दी, ठीक है। where the contract is divisible and the other parties enjoyed the benefit of work done in part, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूटने मतलब डिविजिबल था, आप डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। और मैंने तुम्हारे लिए काम किया तो तुमने फायदा उठाया, तो मुझे उसका रिटर्न मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, व्हाट यस। whether contract is indivisible, अब कह रहे हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड नहीं हो सकता और एक ही टाइम पे करना जरूरी था लम सम में, तो कह रहे हैं उस केस में आप क्या करो, कुछ भी रीजनेबल रीजनेबल पैसा दे दो, और जितना गलत गंदा काम किया ना, जो अच्छा काम नहीं किया उसके लिए पैसे काट, हाँ डिडक्ट कर लो फॉर रॉन्ग या फिर बैड वर्क। देखो, the person has badly performed the contract and is claiming lump sum, है the other party can make deduction for the bad work, ठीक है, जो काम अच्छा नहीं किया उसके पैसे काट लो, करते ही है। देखो नॉर्मली भी तो ये करते हैं, पैसे देने थे मैंने 1 लाख रुपए, लेकिन तुमने जो काम करना था वो ढंग से किया नहीं, ठीक है। अब 20,000 का काम मुझे किसी और से कराना है, तो मैं तुम्हारे को कितने दूंगी? 80,000, बाकी 20 में किसी और से करा लूंगी, क्लियर। अच्छा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या था? जहां पे पैसे से मेरे को कोई तसल्ली नहीं होने वाली, मेरे को जो तुमने प्रॉमिस किया था ना वो करो पूरा, तो वहां पे
आप कोड को अप्लाई कर सकते हो दैट आई वांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे स्किल्स इन्वॉल्व है, पर्सनल स्किल्स। ठीक है, सो if damages are not enough compensation for default, the court may direct specific performance of the contract according to predetermined terms, and it is usually awarded where personal skills are involved. सूट फॉर इंजंक्शन बच्चे बहुत बार कर लिया, जहां पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है नेगोशिएट करती है कॉन्ट्रैक्ट बाय इशूइंग इंजंक्शन ऑर्डर्स। ठीक है, जहां पे रिस्ट्रेन कर रहे हो, रोक रहे हो दूसरी इंसान को वो करने के लिए जो उसने कहा था कि मैं काम नहीं करूंगा। एग्जाम्पल देखेंगे। एन जो है उसने एक प्रोड्यूसर के लिए काम करने के लिए बात करी कि 1 साल में तुम्हारे लिए काम करूंगा, और जो भी पैसा होगा वो, मतलब चलो एग्जाम्पल छोड़ो और छोड़ो, बहुत बेसिक्स है। आपने कभी सुना होगा ऐसे कहते जैसे शनाज गिल आजकल चल रही है, वो स्पेसिफिकली किसके लिए काम करती है, सलमान खान के हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने इंटर किए होते हैं, सुना है हम लोगों ने। या आजकल फ्लिक्स करके, गर्ल्स को तो शायद पता होगा, ये बहुत सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होते हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया होता है एक ही प्रोड्यूसर के साथ काम करने के लिए कि हम किसी और के लिए फिल्म नहीं करेंगे। तो बच्चे पूरे साल उन्होंने प्रॉमिस किया कि एक पूरा साल हम कोई भी काम करेंगे वो सिर्फ आपके ही ब्रांड के लिए, आपके साथ ही काम करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। अब से सपोज वही फिल्म एक्टर एसआर के किसी और के लिए काम करने लग जाता है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, एसआर के में भी करण जौहर के साथ छोड़ के किसी और के साथ काम करने लग जाते हैं। तो बच्चे वहां पे करण जौहर जो है एसआर के लिए बच्चे क्या कर सकता है, एक इंजंक्शन ऑर्डर्स जो है भेज सकता है कि तू रुक जा, तूने मुझे क्या कहा था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, अब तू वो कॉन्ट्रैक्ट मत कर। तो A agreed to perform for B at B's theater for 2 months. ठीक है, on a condition that during that period he would not perform for anyone else. Here B can go to the court for the grant of injunction restraining A from performing anywhere else. ठीक है ना? Last is section 75. If a party rightfully rescinds the contract, is entitled to compensation which he has sustained through non-fulfillment of the contract. अब example समझेंगे। यहाँ पे ना बच्चे एक एग्जाम्पल से समझाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ए जो एक सिंगर है और बी जो एक मैनेजर है, ठीक है, या कोई और बड़े बड़े कॉन्सर्ट सोचो, सिद्धू मूसेवाले के पहले होते थे, अभी दिलजीत के होने अपने कॉन्सर्ट होने वाले हैं। अब मेरी बात सुनो, जहां पे कॉन्सर्ट होने हैं, उन लोगों ने टिकटों के लिए पैसे लेने शुरू कर लिए होंगे और सेटअप करने शुरू कर दिए होंगे, बुकिंग्स करनी शुरू कर दी होंगे। आजकल एलईडी वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं और टेबल्स बिकते हैं, पता नहीं ऐसा होता है। अब से सपोज दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि मैंने परफॉर्म नहीं करना, तो बच्चे जो परफॉर्म, जो इवेंट मैनेजर है उसको बहुत लॉस होने वाला है। हाँ, तो कह रहे हैं उस केस में, क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो सिंगर है उसने रॉन्गफुली कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया, कैंसिल किया ना, तो बच्चे इस केस में जो बी मैनेजर है जो इवेंट मैनेज कर रहा है वो क्या कर सकता है, दिलजीत से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसको लॉस हुआ ना। यस मैम। सो बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल था, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो 2 रातें सैटरडे और संडे हफ्ते की इसके बार में आके या कह लो इसके कैफे में आके गाएगा, ठीक है, और इसको 100 रुपए पर रात के मिलेंगे। ऑन द 6th नाइट ए विशुअली एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। ठीक है, अब जब वो 6th नाइट, मतलब उसने 2 हफ्ते पूरा काम कर लिया, तीसरे हफ्ते में एक दिन किया और 6th नाइट पे वो कैंसिल हो गया, 3rd वीक में मतलब उसने कैंसिल कर दिया, रिसेंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई बात? ए विजुअली एब्सेंस, बी रिसेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट, तो बी ने कैंसिल कर दिया कि भैया तू आ नहीं रहा, मैं किसी और को रखूंगा, मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक है, सो बच्चा बी इज इंटाइटल्ड टू क्लेम द कंपनसेशन फॉर द डैमेज व्हिच ही हैज सस्टेन्ड ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहे हैं यहाँ पे ए को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। क्लियर है? यस। ठीक है बच्चा, ब्रीच जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है,